आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। जाबाज ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, छोटा भाई आरव नेक है, तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। जाओ, तुम बाकियों को वापस ले जाओ। लेकिन झाओ और बाकी लोग नाराज हो गए और बड़बड़ाने लगे। कप्तान, मेरी चाल तकनीक भी ठीक है, मुझे भी अपने साथ चलने दो। कप्तान, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूं। मैं भी चलूंगा। जाबाज का चेहरा उतर गया और उसने कहा, मेरे लिए सब चुप हो जाओ। ये आदेश है, सब चले जाओ। जाबाज को सचमुच भड़कता देख बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई और वे सब असहज होकर वहां से चले गए। ये कमीने, एक दिन इन्हें डांटना बंद करो तो ये सब असहज हो जाएंगे। जाबाज ने मुस्कुराते हुए डांटा। आरव भी मुस्कुराया और बोला, सब अच्छे भाई हैं, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता करते हैं। जाबाज हंसा और बोला, मुझे कैसे नहीं पता, लेकिन तुमने जो कहा वो सही है। इस तरह की चीजें अगर वे भी चले गए तो हमें भी नीचे घसीट लाएंगे। चलो चले। आरव ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। अध्याय 1464। एक चट्टान से कूदना। घने जंगल में दो आकृतियां तेज गति से गुजर रही थी। रास्ते में जाबाज भी आरव की परीक्षा लेने की सोच रहा था और जानबूझकर अपने कदमों की गति बढ़ा रहा था। इस घने जंगल में चलते हुए सिर्फ गति तकनीक का तेज होना बेकार था। इसके लिए मार्शल कलाकार की संवेदनशीलता की बहुत जरूरत थी। जाबाज, वे सभी साल भर इस इलाके में गश्त करते थे और यहां के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उसकी गति भी खासी तेज थी। उसने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाया और काफी दूर तक बेतहाशा दौड़ा, मन ही मन ये सोचते हुए कि उसने आरव को एक निश्चित दूरी से झटक दिया है। फिर अपने कदमों की गति धीमी कर ली, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। आरव एक भूत की तरह था और वास्तव में पूरे समय उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये झटका किसी भी तरह से मामूली नहीं था। दरअसल उसे पहले आरव के अस्तित्व का जरा भी आभास नहीं हुआ था। अगर आरव ने उसे पीछे से तलवार मारी होती तो वो अभी तक लाश बन चुका होता। जाबाज के हावभाव देखकर आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले ही कहा था, मेरी चालढाल अभी भी ठीक है, मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं। जाबाज थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई ये के पास बेहतरीन कौशल है। इस लिंग ने सचमुच गलती कर दी। उसे पता चला कि उसने आरव को सचमुच कम करके आका था। कम से कम इस घने जंगल में बिना आवाज किए उसके साथ बने रहना किसी भी शुरुआती स्तर के स्वर्ग झलक के बस की बात नहीं थी। बस इसी आधार पर आरव के पास सेना में भर्ती होने की योग्यता थी। आरव के कौशल के साथ वो दुश्मन की खुफिया जानकारी की जांच करने में बिल्कुल माहिर होगा। जाबाज रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए आरव को एक लंबा चक्कर लगाकर अंततः काली गड्ढा पर्वत श्रृंखला की चोटी पर चढ़ना पड़ा। उनकी आंखों के सामने का अद्भुत दृश्य देखकर आरव का दिल भी दहल गया। आगे 1,00,000 फुट चौड़ी चट्टान थी, जो इतनी गहरी खाई में थी कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक ऐसा प्राकृतिक दुर्गम रास्ता था जिसे अकेले पार करना असंभव था। इसके अलावा शिखर पर पहुंचने के बाद आरव को तुरंत अपने कदम भारी महसूस हुए। एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने उसे इस स्वर्गीय झलक क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को चलने में भी थोड़ी कठिनाई महसूस कराई। ये प्राकृतिक क्षेत्र वास्तव में असाधारण था, मानो देवताओं द्वारा बनाया गया हो। यहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अभी तक सबसे मजबूत नहीं है। इस प्राकृतिक खाई के बीच में जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा, इसलिए इस प्राकृतिक खाई को पार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सच में पता नहीं वे शैतान कैसे आ गए, जाबाज ने थोड़ी उलझन में कहा। आरव ने कहा, हमने एक बड़ा चक्कर लगाया। वे जिस जगह से प्राकृतिक खाई पार कर गए थे वहां से शायद कई दर्जन मील दूर है। अब चलो ज्यादा सावधानी बरतें और वहां के करीब पहुंचे। जाबाज ने अपना सिर हिलाया और उस जगह की ओर फिर से खिंचा जहां से शैतान जाति ने प्राकृतिक खाई पार की थी।
दोनों लोग सावधानी से कई दर्जन मील पार कर गए। अंत में उनकी निगाहें एकाग्र हो गई और वे आश्चर्य से 1,00,000 फुट ऊंची विशाल घाटी को देखने लगे और देखा कि उस विशाल घाटी के अंदर एक उड़ने वाली नाव जो कई दर्जन लोगों को ले जा सकती थी, धीरे धीरे उड़ रही थी। वो उड़ने वाली नाव वास्तव में हवा में लटकी हुई थी और नीचे नहीं गिरी। वो उस समय शैतान जाति के सैनिकों को ले जा रही थी, समूह दर समूह, मानव जाति की ओर उड़ते हुए। बस एक ही कमी थी कि ये उड़ने वाली नाव बड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये हर बार केवल 5 से 6 दस्तों को ही ले जा सकती है। मान लीजिए कि वे शैतान जाति के सैनिक जिनसे वे टकराए पहला भेजा गया समूह था। वे वास्तव में इस प्राकृतिक खाई के ऊपर उड़ सकते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। सौभाग्य से हम शैतान जाति के सैनिकों के उस समूह से टकरा गए, वरना इस बार टाइड्रेंट शहर की रक्षा करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। जाबाज ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी नजर उस उड़ती हुई नाव पर टिकी रही, मानो वो किसी विचार में डूबा हुआ हो। जाबाज ने आगे कहा, बिल्कुल नहीं, ये खबर टाइड्रेंट शहर तक पहुंचानी होगी, वरना जब दुष्ट जाति की सेना इकट्ठा हो जाएगी तो टाइड्रेंट शहर पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला होगा। इस उड़ने वाली नाव के साथ शैतान जाति लगातार काली गड्ढा पर्वत श्रृंखला की ओर सेना भेज सकेगी। उस समय दो तरफा हमले के साथ टाइड्रेंट शहर को और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जाबाज पहले से ही टाइड्रेंट शहर लौटने और टाइड्रेंट शहर को यह बड़ी खुफिया जानकारी देने के लिए बेताब था। लेकिन इस समय जाबाज जोड़ी से कई मील दूर एक शैतान जाति के शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली थी। इस शैतान का आभा मंडल बहुत शक्तिशाली था, जिससे लोगों को दमन का एक अत्यंत प्रबल एहसास हो रहा था। ये इस शैतान जाति की सेना का नेता कीटन, एक आधा पड़ाव दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तिशाली व्यक्ति था। उन कुछ दस्तों के लोग अभी तक वापस नहीं आए। कीटन एक गहरी आवाज में कहा, महामहिम, अभी तक कोई खबर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उन कुछ दस्तों का संपर्क टूट गया है। मूल देवता क्षेत्र के एक अधीनस्थ ने कहा। कीटन की भौहें और भी तन गई और वो मन ही मन बुदबुदाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सामना मानव जाति की सेना से हुआ हो? ये नामुमकिन है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार काला गड्ढा रिज इस इलाके में टाइड्रेंट शहर की सेना बहुत कम आती है। लोगों को भेजकर फिर से खुफिया जानकारी के बारे में पूछताछ करें और उन कुछ दस्तों का पता लगाएं। मैं उस व्यक्तियों को देखना चाहता हूं अगर वो जीवित है, और लाश को अगर वो मर गया है। जी हां, महामहिम, अधीनस्थ ने उत्तर दिया और चला गया। कीटन लगातार इधर उधर टहल रहा था, जाहिर तौर पर कुछ चिड़चिड़ा सा। इस बार काली गड्ढा पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक खाई को पार करना कई दशकों पुरानी एक भव्य योजना थी, जिसकी शैतान जाति ने योजना बनाई और तैयारी की थी। जरा सी भी दुर्घटना नहीं हो सकती थी। उस समय जब दिव्य सैनिक स्वर्ग से उतरेंगे, टाइड्रेंट शहर में जरूर सेंध लगाई जाएगी। जब तक टाइड्रेंट शहर में सेंध लगाई जाती, शैतान जाति की सेना बिना किसी प्रतिरोध के सीधे अंदर घुस सकती थी। लेकिन कीटन ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार उन्हें शुरुआत में ही नाकाम कर दिया जाएगा। जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए भेजी गई कुछ टुकड़ियां बिना किसी आवाज के गायब हो गई। थोड़ी देर बाद अधीनस्थ एक बार फिर रिपोर्ट करने आया। महामहिम, वे कुछ टुकड़ियां बिना किसी निशान के हवा में उड़ गई। मैंने कई दर्जन टीमें जांच करने के लिए भेजी, लेकिन उनके आंकड़े नहीं मिले। लेकिन एक टीम को घने जंगल में लड़ाई के कुछ निशान मिले। कीटन के चेहरे पर इतनी गहरी उदासी छा गई कि मानो पानी टपकने ही वाला हो। उसने कहा, बिना किसी आवाज के 5 दस्तों को खत्म कर देना। शायद कोई मानव जाति का विशेषज्ञ ही होगा। ठीक नहीं, हो सकता है वे आसपास की सैन्य स्थिति पर जासूसी कर रहे हों। जो भी आए उन्हें तुरंत आसपास की तलाशी लेने भेज दो। और तुम भी मेरे लिए कुछ सेनापतियों को बुला लो। आने वालों की ताकत शायद कमजोर नहीं है। जैसे ही कोई गतिविधि दिखे, तुरंत दौड़कर बिना किसी दया के मार डालो। जी हां, महामहिम, कीटन ने दांत पीसते हुए कहा। अरे, ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? अब जबकि वे अभी सैन्य स्थिति पर जासूसी कर रहे हैं और टाइड्रेंट शहर तक खबर नहीं पहुंचाई। यहां दुष्ट जाति की गतिविधियां बहुत तेज थी। शक्तिशाली आभाएं हल्की सी दिखाई दे रही थी, जो आसपास की तलाशी लेने लगी थी। आरव ने धीरे से कहा, चलो, उन्हें शायद पता चल गया होगा कि वे कुछ दस्ते गायब हो गए हैं और उन्हें पहले से ही शक है कि कोई चुपके से अंदर घुस आया है। जाबाज ने सिर हिलाया और आरव को चुपचाप पीछे हटने को कहा। चीख! अचानक हवा में एक स्पष्ट चील की आवाज गूंजी। जाबाज ने ये आवाज सुनकर अपना सिर उठाकर देखा
और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अच्छा नहीं, ये शैतानी रक्त चील है जिसे दुष्ट जाति ने पाला है। ये मानव जाति की गंध के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अब और नहीं बच सकते। जाबाज का रंग राख सा हो गया था। उसकी आंखों ने सचमुच सारी उम्मीद खो दी थी। शैतान रक्त चील ने इंसानों को खोज लिया। वे अभी दक्षिण पश्चिम दिशा में भाग रहे हैं। अचानक राक्षसों में से किसी ने चिल्लाकर कहा। जब कीटन ने यह आवाज सुनी तो उसकी निगाहें धुंधली पड़ गई। उसका शरीर विस्फोटक गति से दक्षिण पश्चिम दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। कई शक्तिशाली आभाओं ने सब कुछ अपने में समेट लिया और ज्वार की तरह बह गई। खासकर कीटन, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के हस्तक्षेप के बावजूद उसकी गति भी चरम सीमा तक तेज थी। इस समय आरव का अंतर्मन भी टूट चुका था। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में कीटन की गति अभी भी बाकी सभी से तेज थी और सीधे आरव जोड़ी की ओर बढ़ रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और जाबाज से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जाबाज ठिठक गया और तुरंत सिर हिलाया। मेरे साथ कूदो, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। अध्याय 1465। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचार। छी छी छी। शैतान जाति के सभी शक्तिशाली योद्धा बिजली की गति से उस ओर दौड़े जहां आरव डुप मूल रूप से खड़ा था। उन्होंने चट्टान से कूदते हुए दो लोगों का पीछे का दृश्य देखा। कीटन का चेहरा बेहद गंभीर था और उसने कहा, सिर्फ 2 प्रारंभिक चरण के स्वर की झलक? उसने बिना आवाज किए 5 दस्तों को कैसे खत्म कर दिया? महामहिम, उनके पास शायद अभी भी दूसरे लोग होंगे। 2 तुच्छ मानव स्वर की झलक। क्षेत्रीय मार्शल कलाकार, भले ही उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो, 5 दस्तों को पूरी तरह से खत्म करना भी असंभव है, एक अधीनस्थ ने कहा। कीटन ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है हमारा पक्ष यहां पहले ही बेनकाब हो चुका है। टाइड्रन शहर पर हमला करना नामुमकिन है। हमारी 10 साल की मेहनत रातों रात बर्बाद हो गई। बाकी लोग भी इसी तरह बेहद निराश थे। वे भी इस लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कौन जानता था कि यह खबर आखिरी समय में लीक हो गई, जिससे उनके सैन्य कारनामे एक ही दिन में धराशायी हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि वे वास्तव में सफलता के बहुत करीब थे। यह बहुत बुरा हुआ कि आरव रास्ता भटककर इस इलाके में आ गया और गश्त कर रहे 5 दस्तों से भी टकरा गया, वरना जाबाजों की इतनी ताकत के होते हुए वे खुफिया जानकारी कैसे वापस भेज पाते? सैंडक्लिफ की तरफ से सूचना दे दो और बस इतना कह दो कि इस तरफ कहीं से अचानक आई अचानक सेना अपनी प्रभावशीलता खो चुकी है। हम सिर्फ एकजुट होकर जोरदार हमला कर सकते हैं, कीटन ने गंभीरता से कहा। उसने उस गहरी प्राकृतिक खाई पर नजर डाली जो इतनी गहरी थी कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था, और ठंडी सांस लेते हुए बोला, उन दोनों बदमाशों की किस्मत अच्छी रही। आरव दोनों के चट्टान से कूदने के बाद उनके शरीर भयानक गति से नीचे गिरे। ये गति सामान्य गिरने की गति से 10 गुना ज्यादा तेज थी। भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण वे नीचे गिरने की मुद्रा भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। जाबाज पहले ही निराश हो चुका था। उसे लग रहा था कि नीचे पहुंचने से पहले ही उसका शरीर इस विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा नष्ट हो जाएगा। जितना नीचे, उतना ही इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का बल बढ़ता गया और गति भी उतनी ही तेज होती गई। जाबाज को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर की रक्तवाहिकाएं फटने वाली हों। बस ऐसी परिस्थितियों में वो चीख भी नहीं पा रहा था। अचानक जाबाज के चेहरे के भाव बदल गए। उसके गिरने की गति वास्तव में धीमी हो रही थी। उस पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव वास्तव में कम हो रहा था। यह झटका किसी भी तरह से मामूली नहीं था। यह प्राकृतिक खाई, जितना नीचे उतना ही भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना मानवीय शक्ति बिल्कुल भी कर सकती थी। जाबाज को पता था कि कभी एक दिव्य प्रभु क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने इस प्राकृतिक खाई की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। तब से किसी और ने इस प्राकृतिक खाई के बारे में कुछ भी जानने की हिम्मत नहीं की। जाबाज ने मुड़कर आरव की ओर देखा। उसकी निगाहें अविश्वास से भरी थी। आरव की आंखें कसकर बंद थी। उसके शरीर से एक अजीब बल क्षेत्र निकल रहा था। जाबाज ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब वो अचानक चौंक कर जाग गया। ये अजीब बल क्षेत्र अब तेजी से और मजबूत होता जा रहा था, और यही बल क्षेत्र स्पष्ट रूप से उनके गिरने की गति को धीमा कर रहा था। जाबाज को अचानक ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर का बल क्षेत्र किसी स्प्रिंग जैसा हो। जितना नीचे, उतना ही मजबूत बल क्षेत्र। अंत में दोनों लोगों की आकृतियां अचानक रुक गई, हवा में लटक गई।
जाबाज ने आश्चर्य से आरव को देखा और कहा, तुमने तुमने ये कैसे किया? आरव का मन विचलित हुआ। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी आ गई। ये वास्तव में मूल चुंबकत्व आत्मा फूल थी। इस प्राकृतिक खाई के अंदर एक अजीब सा बल क्षेत्र है। ये मेरे मूल चुंबकत्व आत्मा फूल के लिए एक बेहतरीन पूरक है। जितना नीचे ये बल क्षेत्र उतना ही मजबूत होता जा रहा है और मूल चुंबकत्व आत्मा फूल तेजी से बढ़ रहा है और अब ये अंततः संतुलन की स्थिति में पहुंच गया है। आरव मुस्कुराए और बोले। आरव का मूल चुंबकत्व आत्मा फूल लगातार उसके साथ लाया जाता था, लेकिन ये हमेशा चरम नव स्तर पर अटका रहा था और दिव्य पद तक नहीं पहुंच पाया था। इस बार इस अजीब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का सामना करना मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लेवर के लिए एक अवसर था। मूल रूप से आरव यहां आने और मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लेवर को चुंबकीय बल को अवशोषित करने और विकसित होने देने का अवसर खोजने की योजना बना रहा था। बस बात यह थी कि योजना बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में इतनी जल्दी खोज लिए जाएंगे। दीवार से टकराकर आरव केवल जोखिम उठा सकता था और कोशिश कर सकता था, सीधे इस प्राकृतिक खाई में कूद सकता था। यकीनन यहां के बल क्षेत्र ने उसे निराश नहीं किया। जितना नीचे उतनी ही तेजी से मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लावर का विकास हुआ। इसी कम समय में मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लावर वास्तव में इस भयानक बल क्षेत्र के नीचे 2 पंक्तियों को तोड़कर दिव्य श्रेणी 2 के स्तर पर पहुंच गया। जाबाज ने मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लावर को देखा। वो तब तक स्तब्ध रहा जब तक कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर सका। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उसने आरव को अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या तुम प्राकृतिक खाई के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लावर को विकसित करने के लिए कर रहे हो? पहले वो वास्तव में डरा नहीं था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर जाबाज को ऐसा लगा जैसे उसके पैर नरम पड़ गए हों। अगर विकास विफल हो जाता तो क्या उन दोनों को टुकड़े टुकड़े नहीं होना पड़ता? आरव मुस्कुराया और बोला, ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास और कोई विकल्प था? जो पहले आ रहा था वो एक आधाचरणीय दिव्य प्रभु शैतान जाति का महाशक्तिशाली था। जाबाज ने अपना मुंह खोला और बोलना बंद कर दिया। सचमुच यही सबसे अच्छा तरीका था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जुआ जीत गए। हालांकि उसके सामने वाला आदमी जवान लग रहा था, जरा भी अनुभव नहीं था, लेकिन काम करते समय वो सचमुच पागल था। शायद इसीलिए उसने मानव जाति की सेना में शामिल होने के बारे में सोचा होगा, है ना? लेकिन अगर तुम्हारे पास मूल चुंबकत्व आत्मा का फूल भी है तो तुमने ये कैसे किया? जाबाज ने आश्चर्य से पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, जब मैंने पहले राक्षस जाति की उड़ने वाली नाव देखी थी तो मैं इस समस्या के बारे में सोच रहा था। इस प्राकृतिक खाई का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत है कि उन्हें इस प्राकृतिक खाई को पार करने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग किया होगा। इसलिए मैं सोच रहा था, अगर मैं भी एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाऊं तो मैं इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए कर सकता हूं या नहीं, और मैं हवा में लटक सकता हूं। हे, इसे आजमा कर देखो, ये वाकई सोल जैसा है। शायद शैतान जाति की उड़ने वाली नाव पर उन्होंने निश्चित रूप से एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बनाया होगा, इसीलिए वे प्राकृतिक खाई को पार कर पाए। जाबाज सुनकर मुंह खोले घूरने लगा। यह आदमी तो वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। शैतान जाति को पता नहीं कितने साल लग गए इस तरीके को बनाने में, लेकिन आरव ने इसे 1 सेकंड में हल कर दिया। यह कहना तो आसान था, लेकिन इसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस प्राकृतिक खाई का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत प्रबल था। इस बल क्षेत्र को बेअसर करने की इच्छा बल क्षेत्र वाली एक उड़ने वाली नाव बनाकर यूं ही पूरी नहीं हो सकती थी। जरा सी भी चूक नाव के नष्ट होने और अंततः लोगों के मारे जाने का ही परिणाम हो सकती थी। अगर ऐसा न होता तो शैतान जाति भी इतनी छोटी उड़ान भरने वाली नाव पर शोध करने में इतने साल नहीं लगाती। आरव ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मूल चुंबकत्व आत्मा फूल पर उसका नियंत्रण बहुत पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था। गिरने की प्रक्रिया के दौरान आरव लगातार मूल चुंबकत्व आत्मा फ्लावर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को समायोजित कर रहा था, प्राकृतिक खाई के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के साथ संतुलन की स्थिति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। इस बीच मूल चुंबकत्व आत्मा फूल अभी भी तेजी से विकसित हो रहा था। कुछ ही पलों में यह सब कर पाना अकल्पनीय था। जाबाज के हाव भाव देखकर आरव मुस्कुराया और बोला, चलो, देर हो रही है, ऊपर जाने से पहले इस हिस्से को पार कर लेते हैं। सीधे जाल में मत फंस जाना। ठीक है,
कैप्टन जाबाज, ये मूल चुंबकत्व आत्मा फूल का मामला है। उम्मीद है कि कैप्टन जाबाज इसे मेरे लिए गुप्त रखेंगे। जाबाज ठिठक गया और तुरंत सिर हिला दिया। ये मूल चुंबकत्व आत्मा फूल, जो दिव्य श्रेणी 2 तक विकसित हो रहा था, एक बहुत ही शक्तिशाली खजाना था। ये आरव के लिए एक तुरुप का पत्ता भी बन सकता था। इस तरह की बात आरव स्वाभाविक रूप से दूसरों को बताने को तैयार नहीं था। वो और आरव बस एक दूसरे के परिचित थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती नहीं मानी जाती थी। आरव के लिए स्वेच्छा से उसकी जान बचाना पहले से ही आसान नहीं था। आखिरकार ऐसी परिस्थितियों में एक और व्यक्ति जोखिम का एक और बिंदु था। अध्याय 1466, धर्मी से ईर्ष्या और बलवान से ईर्ष्या। एक बहुत लंबा अभेद्य दर्रा होने के कारण टाइड्रैन शहर एक बहुत ही भव्य पहाड़ के सामने बनाया गया था। वो शहर की दीवार एक द्वार की तरह थी, जिसने लाखों वर्षों तक शैतान जाति की विशाल सेना को द्वारों से बाहर रखा। शैतान जाति युद्ध प्रिय थी। स्वर्गीय सम्राट एंटोनियो के उदय के बाद से ये टाइड्रैन शहर मानव और शैतान 2 जातियों के महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया। काला दूत शाही शहर ने एक बार टाइड्रैन शहर पर आक्रमण करने के प्रयास में कई दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तियां भेजी थी। धूम शाही शहर की टीम भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। इसी तरह उसने दुश्मन से निपटने के लिए कई दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्तियां भेजी। वो युद्ध तब तक चलता रहा जब तक आकाश अंधकारमय और पृथ्वी धुंधली नहीं हो गई, जिससे टाइड्रैन शहर लगभग ध्वस्त हो गया। अंत में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। दिव्य प्रभु क्षेत्र के वे दर्जन भर शक्तिशाली केंद्र लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। तब से काला दूत शाही शहर ने टाइड्रैन शहर पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि युद्ध के केंद्र बिंदुओं को अन्य दिशाओं में स्थापित किया। इन लाखों वर्षों में काला दूत शाही शहर और धूम शाही शहर दोनों ने जीत और हार हासिल की, लेकिन कोई भी एक दूसरे को कुछ नहीं कर सका। केवल यही टाइड्रैन शहर, जिसे एक बार भेदने के बाद शैतान जाति की सेना निर्विरोध आगे बढ़ सकती थी, सीधे धूम शाही शहर की ओर बढ़ सकती थी, यही सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए इतने वर्षों बाद भी शैतान जाति ने टाइड्रैन शहर पर हमला करने का विचार कभी नहीं छोड़ा था। काली गढ़ा पर्वत श्रृंखला को पार करना एक चतुर सैन्य चाल थी। ये टाइड्रैन शहर की दक्षिणी शहर की दीवार को सीधे पार कर सकता था और टाइड्रैन शहर के उत्तरी हिस्से पर सीधा हमला कर सकता था। दक्षिणी शहर की दीवारों की अनगिनत संरचनाओं की तुलना में उत्तरी शहर की दीवारें निस्संदेह बहुत कमजोर थी। एक बार अचानक कहीं से कोई सेना प्रकट हो जाए और घात लगाने का काम हो जाए तो टाइड्रैन शहर में निश्चित रूप से सेंध लग जाएगी। रास्ते में झाओ ने दूसरों को सीधे झटक दिया, दिव्य सार को सीमाओं तक पहुंचाया और टाइड्रैन शहर की ओर वापस दौड़ पड़ा। जल्दी से शहर के द्वार खोलो, जल्दी से शहर के द्वार खोलो। मैं झाओ हूं। सेंचुरियन केलाप्ती के आदेश पर जल्दी से शहर के द्वार खोलो। झाओ ने अपनी पूरी ताकत से शहर की दीवार पर चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में कहा। चरमराहट, शहर के द्वार खुल गए। झाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंदर घुसने की कोशिश की। झाओ, तुम अकेले क्यों वापस आए? बाकी लोग कहाँ हैं? तुम घबराए हुए हो। क्या हुआ? एक आकृति ने उसका स्वागत किया और उसने कुछ दुखी होकर कहा। झाओ ठिठक गया और बोला, सेंचुरियन, हालात बहुत खराब है। दुष्ट जाति की सेना ने पता नहीं क्या तरीका अपनाया है और उस तरफ काली गढ़ा पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक खाई से हमला कर रही है। ये व्यक्ति वास्तव में केलाप्ती था, जाबाज के दस्ते का सेंचुरियन। केलाप्ती के अधीन जाबाज की शक्ति सबसे प्रबल थी और उसकी सैन्य उपलब्धियां भी सबसे प्रभावशाली थी। वो कभी भी मध्यचरण के स्वर्ग झलक में घुसकर केलाप्ती के सेंचुरियन पद को खतरे में डाल सकता था। इसलिए वो हमेशा जाबाज से सावधान रहता था। झाओ ताओ की भौहें तंग गई और उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शैतान जाति उस तरफ से कैसे आ सकती है? झाओ ने चिंतित होकर कहा, लॉर्ड सेंचुरियन, ये बिल्कुल सच है। हम 5 शैतान जातियों के दस्तों से टकराए थे। उनके कप्तान ने ये बात खुद कही थी, लेकिन केलाप्ती को फिर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, शैतान जाति चालाक है। उन्होंने जो कहा, क्या तुम भी उस पर विश्वास करते हो? और अगर तुम सब सचमुच 5 दस्तों से भिड़ गए थे तो तुम कैसे बच निकले? झाओ की रुलाई फूट पड़ी और उसने कहा, हो सकता है कि कोई गुजरता हुआ मानव वरिष्ठ ही रहा हो जिसने हमें बचाया हो। लॉर्ड सेंचुरियन, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। यह देखकर कि केलाप्ती को उस पर विश्वास नहीं हुआ, झाओ बेचैनी से फट पड़ा। वो ये भी जानता था कि केलाप्ती को उनकी टीम पसंद नहीं है। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि शहर के दरवाजे में घुसते ही उसे जो व्यक्ति मिलेगा
वो केलाप्ती ही होगा। केलाप्ती ने भौहें चढ़ाई और कहा, ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, शैतान जाति प्राकृतिक खाई से कैसे आई? कुल कितने लोग आए? टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? झाओ पूरी तरह से टूट गया। उसे कैसे पता होता? लॉर्ड सेंचुरियन, हमारे कैप्टन पहले ही खुफिया जानकारी की जांच करने जा चुके हैं और शायद थोड़ी देर में वापस आ पाए। उस समय उनके पास भेजने के लिए विस्तृत जानकारी होगी। लेकिन सैन्य स्थिति गंभीर है। इस मामले की सूचना देनी होगी और महान जनरल से अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध करना होगा, झाओ ने कहा। लेकिन केलाप्ती ने अपनी बात पर अड़े रहकर गुस्से से कहा, झाओ, तुम्हारा काम हो गया या नहीं? तुम लोग गश्त पर गए थे और कोई खबर नहीं मिली और वापस आकर बकवास करने लगे। क्या हो अगर ये शैतानों द्वारा जानबूझकर फैलाई गई अफवाह हो, जो हमें उत्तरी शहर के फाटकों पर सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए उकसा रहे हों, लेकिन वे दक्षिणी शहर के फाटकों से घुसाएंगे? ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यार, तुम उठाओगे या मैं? झाओ पूरी तरह से निराश हो गए। केलाप्ती ने उन्हें निःशब्द कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो केलाप्ती ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। आखिर ऐसा नहीं था कि इस क्षेत्र में शैतान जाति के काली गड्ढा पर्वत श्रृंखला में घुसने की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए जैसे ही केलाप्ती ने यह सुना, उन्हें लगा कि यह विश्वसनीय नहीं है। आखिरकार प्राकृतिक खाई को पार करना, इस तरह की बात बहुत ही काल्पनिक थी। इसके अलावा केलाप्ती शुरू से ही जाबाज के दस्ते के खिलाफ पक्षपाती थे। ऐसी परिस्थितियों में जहां कोई निर्णायक सबूत नहीं था, वो इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए और भी कम इच्छुक थे। तुम सब किस बारे में बहस कर रहे हो? क्या हुआ? जैसे ही झाओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, एक विस्मयकारी आवाज सुनाई दी। जैसे ही केलाप्ती ने यह सुना, उन्होंने जल्दी से सलाम किया और कहा, सेनापति लंकेश, कुछ खास नहीं। ये अधीनस्थ काम करने में बहुत लापरवाह है। मैं तो बस उसे उपदेश दे रहा था। झाओ अभी बोलने ही वाले थे कि केलाप्ती ने उन्हें एक तीखी नजर से देखा। साफ था कि वो उन्हें धमका रहे थे। कमांडर लंकेश ने सिर हिलाया और कहा, यहां गश्त पूरी हो गई है। अब आप सब दक्षिणी शहर जाइए। हाल ही में दुष्ट जाति ने कुछ असामान्य गतिविधियां की है। ऐसा लगता है कि सेना पहले ही इकट्ठा हो चुकी है और दक्षिणी शहर पर हमला करने के लिए तैयार है। बात खत्म करके कमांडर लंकेश जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे। झाओ ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, लॉर्ड कमांडर, इस सैनिक को एक महत्वपूर्ण सैन्य खुफिया जानकारी देनी है। चुप रहो। लॉर्ड कमांडर के सामने इतनी गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? केलाप्ती को लगा ही नहीं कि इस आदमी ने सचमुच उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत की है और उसने सीधे उसे लात मार दी। झाओ केलाप्ती का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसने उसे सीधे पैर से लात मारी। खांसी के साथ मुंह से खून निकला। कमांडर लंकेश की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने कहा, क्या हो रहा है? केलाप्ती बोलने ही वाले थे, लेकिन झाओ ने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और जोर से चिल्लाया, शैतान जाति काला गंडा पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक खाई से गुजरी है और उसने एक विशाल सेना इकट्ठा कर ली है, जो उत्तरी शहर से टाइड्रैन शहर पर घात लगाने की फिराक में है। केलाप्ती के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, महाराज, उसकी बकवास मत सुनो। इस मामले की अभी पुष्टि होनी बाकी है। सेनापति लंकेश के चेहरे के भाव भी उसी तरह गंभीर हो गए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आखिर मामला क्या है? उसे खत्म करने दो। दूसरी तरफ आरव दो लोगों ने एक लंबा चक्कर लगाया और अंततः धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ गए। रास्ते में जाबाज को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। हेवनस्पेन दुनिया में देवता लोग के शक्तिशाली लोग भी बिल्कुल भी उड़ने में असमर्थ थे। हवा में लटके रहने का ये एहसास बेहद अद्भुत था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन सचमुच हवा में उड़ पाएगा। छोटे भाई आरव, इस बार सच में तुम्हारी बदौलत ही मैं मौत के मुंह से बच पाया। मैं जाबाज तुम्हारा जीवन का ऋणी हूं। जाबाज ने कहा, हु कैप्टन जाबाज बहुत विनम्र है। आप सभी टाइड्रैन शहर की जान तक बचाते हैं, अपने पीछे लाखों लोगों की रक्षा करते हैं। वे आपके कितने जीवन के ऋणी हैं। युद्ध के मैदान में आपके खून बहाने की वजह से ही दूसरे लोग शांति से रह और काम कर पाते हैं। आरव मुस्कुराए और बोले। आरव की बात सुनकर जाबाज का चेहरा लाल हो गया। कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। शैतान जाति के दबाव में उनके पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विरोध न करना मौत थी। छोटे भाई आरव, अब हमें क्या करना चाहिए? जाबाज अनजाने में ही आरव पर निर्भर हो गया था। आरव सक्षम और साधन संपन्न, साहसी और सावधान था। आरव के साथ उसे वास्तव में सुरक्षा का एहसास था। आरव के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसने कहा,
हमारा वापसी का रास्ता शायद पहले ही बंद हो चुका है। क्यों ना हम पीठ पर वार करें? कैसा रहेगा? अगर जाबाज लड़की होती तो ये पूरी तरह से हरम का झंडा होता। अध्याय 1467 पीठ पर भाला मारना। राक्षस जाति की सेना के मुख्य शिविर में जब महान सेनापति सैंडक्लिफ ने संदेश देखा तो उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इस मूर्ख को धिक्कार है जो इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल पाया। आज के इस युद्ध के लिए काले दूत शाही शहर ने कई दशकों से तैयारी की है। मैंने कहा था कि वो ये भारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन महामहिम ने एक न सुनी। इस बूढ़े को मौत के घाट उतार दिया। सैंडक्लिफ दहाड़ा। सभी अधीनस्थ सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप थे, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। महान सेनापति, अब जब ये सब इस तरह हुआ है तो हम केवल बलपूर्वक ही हमला कर सकते हैं। शुक्र है वहां की पूंछ पहले ही साफ सुथरी हो चुकी है। सेना काली गंडा पर्वतमाला से लगातार आगे बढ़ेगी। उत्तरी शहर की रक्षा दक्षिणी शहर से कहीं कमजोर है। जब तक हम पर्याप्त सैन्य बल जुटा पाएंगे हम शहर में घुसपैठ कर ही सकते हैं। बात कर रहा था सैंडक्लिफ का सबसे भरोसेमंद सेना सलाहकार। इस समय सिर्फ वही बोलने की हिम्मत कर रहा था। सैंडक्लिफ ने ठंडी सांस ली और कहा, यह बेवकूफ, शहर पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे पिता इसे जरूर कुछ रंग दिखाएंगे। सेना को आदेश दो, तुरंत शहर पर हमला करो। हां, जैसे ही सेनापतियों ने सुना उन्होंने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और चले गए। उसी समय टाइड्रन शहर के सिटी लॉर्ड मैनर के अंदर सेनापति लंकेश और महान सेनापति यिपी झाओ की सैन्य रिपोर्ट सुन रहे थे। झाओ ने अपनी चोटों को सहा और जंगल में जो कुछ देखा और सुना उसे एक बार फिर सुनाया, फिर चुप हो गए। यिपी पहाड़ की तरह स्थिर थे, न तो खुशी और न ही दुख। रिपोर्ट सुनने के बाद एक पल के लिए सोचते हुए उन्होंने लंकेश से पूछा, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? लंकेश ने स्पष्ट रूप से इस पर पहले ही काफी विचार कर लिया था और तुरंत कहा, किलाप्ती के शब्द भी अनुचित नहीं है। शैतान जाति हमेशा से चालाक रही है। हमने पहले भी काफी नुकसान उठाया है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे जानबूझकर हमारी सैन्य शक्ति को तितर बितर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सतर्क रहना जरूरी है। यह सुनकर झाओ ने भी राहत की सांस ली। यिपी ने धीरे से कहा, इस मामले में उस जाबाज के वापस आने तक इंतजार करो, फिर बात करो। अगर खुफिया जानकारी सच है लंकेश, तो तुम्हारी तीसरी सेना अस्थायी रूप से दक्षिण शहर की रक्षा करेगी और दक्षिण शहर की सुरक्षा को मजबूत करेगी। लंकेश ने उत्तर दिया, हां। तभी एक अधीनस्थ आया और फिर से सूचना दी, महाराज, शैतान जाति की सेना का एक बड़ा समूह अचानक शहर के बाहर प्रकट हुआ है और पहले से ही दीवारों पर घेरा डाल रहा है। इतनी जल्दी आ गया। यह खबर सुनकर यिपी समेत सभी के चेहरे एकदम बदल गए। शैतान जाति की सेना का अचानक आना बहुत ही अचानक था। उन्हें कोई खबर ही नहीं मिली। यिपी ने गंभीर स्वर में कहा, कितने लोग हैं? उस अधीनस्थ ने कहा, एक बड़ा घना झुंड, गिनती से परे। प्रारंभिक अनुमान है कि 30 लाख से कम लोग नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। फुफकार। सबने ठंडी हवा का झोंका लिया। 30 लाख लोगों वाली सेना, ऐसा युद्ध बहुत समय से नहीं हुआ था। लगता है इस बार दुष्ट जाति पूरी तैयारी से आई थी। टाइड्रन शहर में सिर्फ 80,000 कुलीन सैनिक थे, लेकिन दुष्ट जाति में कम से कम 30 लाख लोग थे। ये एक भयानक युद्ध होना ही था। आदेश दो, सभी सेनाओं को शहर से दुश्मन की रक्षा के लिए तुरंत आदेश का इंतजार करना है। लंकेश, तुम्हारी सेना अपनी आधी सेना बांटकर उत्तरी शहर की घेराबंदी करेगी। तुरंत कांगडिंग शहर में लोगों को भेजो और अतिरिक्त सैनिकों की मांग करो। हालांकि यिपी हैरान था, लेकिन वो घबराया नहीं। एक के बाद एक आदेश जारी किए गए। काला गढ़ा पर्वत श्रृंखला में चट्टान के पास कीटन ने पीछे से आ रही शैतान जाति की सेना का स्वागत करने के लिए 100 आदमियों की एक टीम छोड़ दी। सचमुच भूत देखे। मैंने सुना है कि काला दूत शाही शहर ने इन उड़ने वाली नावों को बनाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और दूसरे शाही शहरों से 100 से ज्यादा चुंबकीय दिव्य पत्थरों को राजा की फिरौती पर स्थानांतरित किया है। पहले तो सोचा था कि हम कहीं से अचानक प्रकट होने वाली सेना के साथ टाइड्रन शहर पर सीधे कब्जा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ूंगा और इंसानों द्वारा मुझे पकड़ लिया जाएगा। तुमने लॉर्ड कीटन के हावभाव नहीं देखे, वो तो बस लोगों को मारने वाला था। अगर मैं होता तो मैं भी लोगों को मारना चाहता। टाइड्रन शहर पर कब्जा करने के बाद लॉर्ड कीटन लॉर्ड सैंडक्लिफ की आलोचना और उपहास सहने के बिना नहीं रह सकते। मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं कि आखिर वे सभी किस महान शक्ति से मिले कि उनमें से एक भी बच नहीं पाया। 2 दुष्ट जाति के कप्तान इस समय बातचीत कर रहे थे।
खुफिया जानकारी लीक होने से बेहद हैरान। शुरुआत में बनाई गई निर्बाध योजना एक साधारण से काम में ही बुरी तरह नाकाम हो गई। इससे लोग निराश कैसे न होते। इसी समय एक व्यक्ति अचानक धीरे से बाहर आया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है आप सब बहुत उत्सुक हैं। क्यों नहीं, मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं। वे सभी दुष्ट सैनिक अचानक चौंक कर जाग गए। एक इंसान को देखकर बहुत हैरान हुए। उस सेंचुरियन की भौहें तंग गई। उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा है। अचानक उसकी आंखों में भय का भाव आ गया और उसने अविश्वास से कहा, तुम उन इंसानों में से एक हो जो चट्टान से कूद गए। ये कैसे संभव है? तुम यहां कैसे आ सकते हो? ये 100 आदमियों की टीम कीटन का निजी रक्षक था। ये सेंचुरियन वही था जो कीटन के साथ साथ चलता था। पहले उसने आरव और जाबाज को चट्टान से कूदते देखा, इसलिए उसे लगा कि वो जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन ये तो मूलतः एक मरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए था। वो यहां कैसे आ सकता है? जब बाकी लोगों ने सेंचुरियन की बातें सुनी तो सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था कि कोई प्राकृतिक खाई से कूदकर जिंदा वापस आ जाए। आरव मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मरे हुए लोगों को इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। सेंचुरियन की निगाहें गंभीर हो गई और उसने ठंडे व्यंग्य से कहा, मरे हुए लोग? बिल्कुल तुम्हारे जैसे शुरुआती दौर के स्वर्ग झलक। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे आए, पर शायद तुम गलत हो। मैं ये सेंचुरियन कोई साधारण सेंचुरियन नहीं हूं। सेंचुरियन का आभा मंडल मुक्त हो गया, एक शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ा। वो वास्तव में बाद के दौर के स्वर्ग झलक का एक शक्तिशाली केंद्र था। साधारण सेंचुरियन तो बस मध्य स्तर के स्वर्ग झलक थे, लेकिन कीटन के निजी रक्षकों की ताकत सामान्य सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। हाँ, अज्ञानी इंसान, मजाक कर रहे हो? हम निजी रक्षक, हर एक 10 के मुकाबले 1 से लड़ सकता है। तुमने तो खुद को मौत के घाट उतारने के लिए वापस आने की हिम्मत की। क्या तुम हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि रक्तिम, वे सब तुम्हारे हाथों मारे गए? मैं तुम्हें बता दूं, हम कप्तानों, कोई भी जो अचानक बाहर आ जाए उनके दस्तों का सफाया कर सकता है। इंसान वाकई बेवकूफ है जो सोचते हैं कि थोड़ी सी ताकत से वे बहुत जबरदस्त है। असल में आकर हमें उकसाने की हिम्मत करना, लोगों को हंसी से मरवाना। उन कुछ कप्तानों ने तिरस्कार भरी नजरों से आरव को तिरस्कार भरे भावों से देखा। इन कप्तानों की ताकतें साधारण नहीं थी। कुछ तो मध्य स्तर के स्वर्ग झलक के महाशक्तिशाली भी थे। एक प्रारंभिक चरण का स्वर्ग झलक 100 लोगों की टीम को चुनौती दे रहा था, और वे कुलीनों में भी कुलीन थे। ये तो बस एक मजाक था। आरव ने शांत भाव से कहा, मेरे लिए तो सब एक ही बात है। जाबाजों को दूर भेजकर मैं आखिरकार अपने हाथ पैर खोलकर मार सकता हूं। आरव ने धीरे से धूल संहारक तलवार निकाली और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। छी! एक कप्तान का सिर तुरंत फट गया। उसके शैतानी सार को भी भागने का समय नहीं मिला। जैसे ही उसने चाल चली, उसने मध्य चरण के स्वर्ग झलक कप्तान को मार डाला। सेंचुरियन की निगाहें तेज हो गई और आखिरकार उसे आरव की वीरता का एहसास हुआ। यह बदमाश आसान नहीं है, साथ मिलकर हमला करो, सेंचुरियन ने गंभीर स्वर में कहा। आरव मुस्कुराया और लापरवाही से कई विखंडन तारे छोड़े। पू पू पू। कई शैतान जाति के सैनिकों के शरीर सीधे फट गए और तलवार की ऊर्जा से तुरंत ही उनका गला घोंट दिया गया हो। आरव की तरफ एक आदमी और एक तलवार इस 100 आदमियों की टीम में मानो किसी निर्जन क्षेत्र में घुस गया। सेंचुरियन जितना ज्यादा लड़ता गया, उतना ही वो घबराता गया। क्या यह सचमुच एक कमजोर मानव मार्शल कलाकार था? 100 आदमियों की टीम की संख्या तेजी से कम होती देख सेंचुरियन का दिल बैठ गया। अचानक सेंचुरियन की निगाहें गहरी हो गई। उसकी आंखों में सदमे का भाव दिखाई दिया। अध्याय 1468, पीछे हटने का रास्ता काटना। अरे, तुम्हारी ताकत वाकई कमजोर नहीं है। ये मुझे बहुत ज्यादा बोर करने वाली भी नहीं है। अब मैं तुम सबको अपने रास्ते पर भेज सकता हूं। आरव की आवाज धीमी सी सुनाई दी, मानो इस 100 आदमियों की टीम का अंतिम संस्कार हो गया हो। आरव का आकार धुंधला सा हो गया। वे वास्तव में आरव के निशान भी नहीं पहचान पाए। बहुत तेज आरव जो मध्य चरण के स्वर्ग झलक में घुस गया, उसकी ताकत तुरंत बहुत बढ़ गई। वे शैतान जाति के सैनिक पहले तो थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अब वे एक भी वार झेलने के लिए पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। सेंचुरियन का चेहरा डरा हुआ था। वो अब अपने मातहतों की परवाह कैसे कर सकता था? उसकी आकृति तेजी से दूर जा रही थी। अरे, क्या तुम बच सकते हो? आरव ठंडी हंसी हंसा
उसकी आकृति हल्के धुएं के एक गुबार में बदल गई। उस सेंचुरियन ने चीख तक नहीं निकाली और सीधे नष्ट हो गया। बाकी सैनिक इधर उधर भागे, लेकिन आरव ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हवा की तरह तलवारें खींचते हुए इस 100 आदमियों की टीम को बहुत जल्द ही मिटा दिया। तभी एक उड़ने वाली नाव धीरे धीरे पास आई। उड़ती हुई नाव पर किसी ने संयोग से आरव द्वारा 100 आदमियों की टीम का नरसंहार होते देखा और जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो इंसान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आगमन का आभा मंडल बहुत शक्तिशाली था। वो वास्तव में मूल देवता क्षेत्र की एक राक्षस जाति का शक्तिशाली व्यक्ति था। संभवतः वो एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी था। आरव ने दूर से दूसरे पक्ष को देखा। अचानक उसके मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान तैर गई और उसने कहा, मौत को दावत देने वाले तुम सब हो। तभी उड़ती हुई नाव पर सवार सभी लोगों की अचंभित निगाहों के नीचे आरव ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। आरव उस समय पहले से ही चट्टान के किनारे पर खड़ा था। एक और कदम आगे बढ़ता और वो प्राकृतिक खाई में गिर जाता। वो क्या कर रहा है? क्या उसे पता है कि वो बच नहीं सकता और खुद को मार डालेगा? ये इंसान मूर्ख तो नहीं है ना, जो आत्महत्या करने के लिए चट्टान से कूदना चाहता है? हे भगवान, मेरा तो दिल ही धड़क रहा है। देखते देखते गिर गया। हालांकि हकीकत वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। आरव, उसके कदम बहुत मजबूती से पड़े थे, बिल्कुल समतल जमीन की तरह। ठीक इसी तरह आरव हवा में कदम रखा और आया। सभी शैतान जाति के योद्धा इस दृश्य को अविश्वास से देखकर आंखें फाड़ बैठे थे। क्या ये व्यक्ति सचमुच हवा में कदम रखकर उठ सकता है? तुम मजाक कर रहे हो। इतने भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सचमुच कोई हवा में उड़ने में सक्षम था? अच्छा नहीं, क्या वो क्या करना चाहता है? वो मूल देवता क्षेत्र का सैन्य अधिकारी अचानक चौंककर जाग गया। उसने पाया कि अभी चौंकने का समय नहीं है। आरव हवा में कदम रखा और आया। आखिर वो क्या करने वाला था? उसे मार डालो। उसे उड़ती हुई नाव के पास मत आने दो। उसे उड़ती हुई नाव के पास भी नहीं आने देना चाहिए। मूल देवता क्षेत्र के सैन्य अधिकारी की आवाज में जोर जोर से चिल्लाने और डरने की वजह से थकान साफ झलक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और हवा में आरव की तरफ अपनी हथेली मारी। मूल देवता क्षेत्र की हथेली, उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से भयानक थी। छी! आरव का आकार अचानक नीचे गिरा, लेकिन सीधे इस हथेली से बच गया। वो कहाँ है? वो कहाँ गया? क्या वो गिरकर मर गया? हा, भगवान ली बहुत शक्तिशाली है। वो बदमाश अभी भी चाले खेलना चाहता था। अब देखो वो कैसे खेलता है। चरमराट! आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि उड़ती हुई नाव पर एक जोरदार कंपन हुआ और वो सचमुच थोड़ी झुक गई। सभी शैतान मानो लड़खड़ा गए। क्या हुआ? उड़ती हुई नाव क्यों तिरछी हो गई? धिक्कार है, ये तो वो इंसानी बदमाश है। वो उड़ती हुई नाव को पलटना चाहता है। असंभव! ये उड़ती हुई नाव गहरे सोने के भारी धातु से गढ़ी गई है। मूल देवता क्षेत्र का कोई महाशक्तिशाली भी इसे धकेल नहीं सकता। वो एक स्वर्ग झलक क्षेत्र का मार्शल कलाकार इसे कैसे पलट सकता है? बचाओ! मैं अभी मरना नहीं चाहता। उड़नखटोले पर हर तरफ निराशा की चीखें गूंज रही थी। इन शैतान जाति के सैनिकों के लिए अभी दुनिया का अंत ही था। पार्श्व पर एक ऐसी जगह जहां शैतान सैनिकों का समूह देख नहीं सकता था, आरव के शरीर पर सुनहरी रोशनी की किरणें बरस पड़ी। उसी समय एक बल क्षेत्र प्रचंड रूप में फूट पड़ा। यह भारी उड़नखटोला सचमुच फिर से थोड़ा झुक गया। बाह! आरव ने जोर से चीख मारी, अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया। उड़नखटोला सीधे 90 डिग्री के कोण पर धकेल दिया गया। आह! एक के बाद एक करुण चीखें गूंजने लगी। हर एक शैतान सैनिक बेतहाशा चीखने लगा। जैसे ही उड़नखटोला झुका, उस भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने उन शैतान सैनिकों को सीधे खींच लिया और वे 1 लाख फुट गहरी खाई में गिर गए। वे चाहे जितना भी चिल्लाए, कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि वो मूल देवता क्षेत्र अधिकारी भी तेजी से रसातल में गिर गया और बहुत जल्दी गायब हो गया। आरव उड़न तश्तरी पर खड़ा होकर इस दृश्य को ठंडेपन से देख रहा था। इस प्राकृतिक खाई के ऊपर आरव पानी में उतरी मछली की तरह था, जबकि ये शैतान सैनिक जमीन पर रहने वाले बत्तखों के झुंड की तरह थे, जो कभी पानी में नहीं गए थे। चाहे आपका क्षेत्र कितना भी ऊंचा हो, आपकी ताकत कितनी भी प्रबल हो, डूबकर मरना ही था। आरव ने कुछ देर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और तभी एक और उड़न तश्तरी फिर से आ गई। दोनों किनारे बहुत दूर थे। देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की दृश्य क्षमता के कारण
वे दूसरे किनारे की स्थिति भी नहीं देख पा रहे थे। इस उड़न तश्तरी का उत्पाद बहुत ही अपरिष्कृत था। इसे केवल एक ही दिशा में भेजा जा सकता था, फिर वापस लौटने के लिए व्यू रचना को प्रक्षेपित किया जा सकता था। इसकी गतिशीलता बेहद कम थी। जब तक इसे हवा में ही रोक लिया जाता, ये केवल वध की प्रतीक्षा में एक मेमना ही रह जाता। इस प्रकार की उड़ने वाली नावों का उपयोग अत्यंत संकीर्ण और सीमित था। इस प्रकार के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बिना इसके पास अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इसके अलावा शैतान जाति इसे युद्ध के मैदान में फेंकने के लिए आतुर थी और उसके पास सावधानीपूर्वक विकसित होने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए इससे आरव को लाभ हुआ। आरव एक पेड़ के ठूंठ के पास किनारे के इस ओर एक खरगोश के उससे टकराने का इंतजार कर रहा था। आधे दिन में उसने कुल 5 उड़ने वाली नावों को पलट दिया। इनमें से केवल मूल देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ ही 3 थे। एक बार जब वे उड़ने वाली नाव पर चढ़ गए तो वे केवल वध की प्रतीक्षा में मेमने थे, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के जरा भी ताकत नहीं। एक बार उड़ती हुई नाव झुक जाती तो भयानक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उन्हें तुरंत रसातल में खींच लेता। दूसरी तरफ कीटन का चेहरा बेहद गंभीर था। उसका पूरा शरीर बेचैन और बेचैन लग रहा था। ये क्या कर रहे हैं? पीछे वाले लोग अभी तक क्यों नहीं आए? घने जंगल में कीटन दहाड़ा। आगे टाइड्रन शहर के उत्तरी शहर के द्वार थे। वे इतने समय से घने जंगल में घात लगाए बैठे थे, शहर पर हमला करने के मौके की प्रतीक्षा में। लेकिन जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, टाइड्रन शहर ने उत्तरी शहर की सुरक्षा को मजबूत कर दिया था। तभी एक सैनिक तेजी से दौड़ा, कीटन के सामने घुटने टेके और बोला, महामहिम, अंगरक्षक सेंचुरियन और उनकी 100 आदमियों की टीम पहले ही गायब हो चुकी थी। ये अधीनस्थ चट्टान के किनारे बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी उड़न तश्तरी नहीं आई। क्या कहा? कीटन के हाव भाव अचानक बदल गए और वो ठंडे स्वर में चिल्लाया। सिर्फ कीटन ही नहीं, उसके आसपास मौजूद सेनापतियों के चेहरे भी चादर की तरह सफेद पड़ गए थे। ये खबर उनके लिए मानो अचानक आई बिजली की तरह थी। उड़न तश्तरियों के बिना वे एक अलग थलग सेना के बराबर थे। हालांकि वे जंगल के अंदर से चक्कर लगा सकते थे, लेकिन यह घना जंगल उनकी विशाल सेना के आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। घने जंगल के अंदर कई शक्तिशाली भयंकर जानवर थे। एक बार जब उन्होंने जानवरों के झुंडों को चौंका दिया और एक विशाल ज्वार पैदा कर दिया, तो उनमें से कोई भी बच नहीं सकता था। इसलिए जिस इलाके में वे सभी गश्त करते थे, वहां कभी कभी छोटे छोटे शैतानी दस्तों का सामना हो जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर मार्चिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। वे दोनों जासूस पहले ही मर चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास अभी भी मानव शक्तियां घात लगाए बैठी हों? नामुमकिन। 50 मील के दायरे में तलाशी ली गई है और कोई नहीं है। आखिर किसने किया? भले ही मेरा अंगरक्षक वे सभी एक मूल देवता शक्ति से टकरा गए हों, फिर भी एक भी व्यक्ति का बचकर न निकलना नामुमकिन है ना? कीटन ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए।